हाय फ्रेंड्स, एचआरएम का यूनिट 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एचआरएम इन इंडियन बैंक्स। तो यहाँ पे बस कुछ बेसिक बेसिक बातें यहाँ पे बताई होगी कि एचआरएम का क्या क्या रोल होता है अगर हम बैंकों की बात करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन से देखते हैं। पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पे बहुत सिंपल सी बात की गई है कि जो आपका स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का आपको काम मिले तो आपके जो स्टाफ है वो मोटिवेटेड होने चाहिए। इसमें जो है आपका बहुत सारी चीज़ें की जाती है जिससे स्टाफ का मोटिवेशन लेवल बना रहे। स्पेशली जब भी बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था और उसके बाद से 90s के बाद से 1990 के बाद से ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो आजकल के बैंक्स है वहाँ पे प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए और जो स्टाफ है वो मोटिवेटेड फील करने चाहिए अपने काम को लेके। इसमें एचआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एचआर हम ऐसी चीज़ें करें जो ह्यूमन को अच्छी तरह से मैनेज करे, ठीक है, और उनकी सारे रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखे। ट्रेडिशनल रोल ऑफ एचआरएम इन इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक की बात करें तो एचआरएम का क्या रोल है। अगर हम अभी की बात करें तो आजकल क्या हो रहा है कि जो भी आपका स्टाफ है, ठीक है, जो भी बैंकों में काम करते हैं, पहले अगर हम बैंकों के रिक्रूटमेंट की बात करें तो BSRB करके बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड हुआ करता था, जिसको काम दिया जाता था कि आप बैंकों में रिक्रूटमेंट कराइए। लेकिन बाद में इंडियन बैंक एसोसिएशन को लेके आए। अब रिक्रूटमेंट की सारी जिम्मेदारियां ये सारा जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन यहाँ पे देखता है, सारी चीजें वही करता है। इसके अलावा वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम जो कि 2000 में आई थी, तो एक और चेंज हुआ कि VRS नई चीज लेके आए। और VRS में क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रिटायर अर्ली उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। फिर बैंकों में नई नई टेक्नोलॉजी भी आई, वर्क कल्चर भी काफी ज्यादा चेंज हुआ, ठीक है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें वहाँ पे भी अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रही है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। और जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो नॉन परफॉर्मर है उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टी के तौर पे जो है पोस्टिंग दे दी जाती थी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था कि वहाँ पे भी वो अपना पुअर परफॉर्मेंस दे रहे थे और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं से स्टार्ट है एग्जैक्टली। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस बाय विच organization ensure that it has the right number and kinds of people at the right place at the right time। मतलब जितने लोग चाहिए जिस जगह पे सही टाइम पे राइट नंबर ऑफ पीपल को अवेलेबल कराना, वही होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स कौन है एग्जैक्टली? आपके स्टाफ को बोला जाता है, जो आपके एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी प्लानिंग किस तरह से होगी कि उनका सही नंबर, सही काइंड्स ऑफ पीपल, मतलब जिस टाइप के लोग चाहिए, अलग अलग सीट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है, अलग अलग स्किल्स चाहिए होती है। तो सही जगह पे सही टाइम पे सही स्किल के सही नंबर ऑफ लोगों को अवेलेबल कराना, वही होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला आपका असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्स। असेस होता है किसी चीज का आंकलन करना, तो अभी आपके पास कितने स्टाफ है आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड है असेसिंग फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन। फ्यूचर में आपका बिजनेस कितना बढ़ने वाला है या आपने क्या प्रोजेक्शन कर रखी है कि हम ये काम करने वाले हैं, या नई बिजनेस लाइन, नए नए बिजनेस एरिया में हम एंटर करने वाले हैं, तो उसको लेके भी आप असेस करोगे, मतलब अभी कितने हैं, फ्यूचर में हमारा बिजनेस कितने बढ़ने वाला है। तीसरा है असेस एंड फोरकास्ट नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एडिशनली रिक्वायर्ड टू मीट द अवर बिजनेस फोरकास्ट। तो स्टेप नंबर 2 में हमने जो भी प्लानिंग की है कि इतना बिजनेस बढ़ेगा, इतनी प्रोजेक्शंस हमने की है, या ये बिजनेस लाइन हम लोग और ऐड करेंगे, तो उसके लिए कितने स्टाफ की जरूरत पड़ने वाली है और किस टाइप का, मतलब किस टाइप की स्किल्स होनी चाहिए, तो उसका असेसमेंट किया जाएगा। असेसिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एचआर सप्लाई सोर्स। अब हम क्या करेंगे, इंटरनली या एक्सटर्नली, मतलब बाहर से आप हायर कर रहे हैं, या इंटरनली अपने खुद के जो स्टाफ है उनको अपने अलग अलग जगह पे पोस्टिंग दे दी, ट्रांसफर दे दी, ठीक है। तो उसके आधार पे आप देखिए कि कितने लोग अवेलेबल हो पा रहे हैं। एक्वायरिंग पीपल एट द राइट टाइम फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड एज पर द प्री ड्रॉन एस्टिमेट। तो उसमें वही है कि आपको सही टाइम पे लोगों को या तो अंदर से, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या बाहर से एक्वायर करना है। इसमें असेसमेंट की जा रही है, इसमें आप उसको एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। मेकिंग द पीपल अवेलेबल एट रिक्वायर्ड प्लेस एट राइट टाइम। जिस जगह पे, मतलब सही जगह पे सही टाइम पे लोगों को अवेलेबल कराना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का स्टेप्स है। इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही सिंपल चीज है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन इस बात को इंश्योर करती है कि सही नंबर ऑफ लोग, मतलब कितने लोग चाहिए,
किस तरह के चाहिए, किस काइंड, मतलब क्या उनकी क्वालिफिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, किस जगह पे चाहिए प्लेस, और किस टाइम चाहिए। तो ये 4 चीज़ों को अरेंज करना, यही आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स है। पहले हम देखेंगे अभी हमारे पास कितने स्टाफ है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अभी है 80,000 स्टाफ। फिर आप बिजनेस को कितना बढ़ाने वाले हैं, क्या आपने कुछ नई प्रोजेक्शन की है, कोई नया बिजनेस में आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आप अपना असेस कर लीजिए। असेस मतलब मूल्यांकन करना, देखना। फिर आप ये देखिए कि आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। जो आपने नया बिजनेस बढ़ाना है तो नए कितने की जरूरत पड़ने वाली है। तो मान लीजिए नए आपको 5,000 लोगों की और जरूरत पड़ने वाली है। चौथे स्टेप में ये देखेंगे कि अंदर या बाहर से एचआर सप्लाई सोर्स कहाँ कहाँ से अवेलेबल है। आपके ऑर्गेनाइजेशन से या बाहर से आप जो है स्टाफ को एक्वायर कर लोगे। इसमें असेस करोगे कि कितने की जरूरत पड़ेगी, इसमें आप उसको एक्वायर करोगे, ठीक है। और लास्ट में क्या है कि सही जगह पे सही लोगों को अवेलेबल कराना। तो ये आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है, ठीक है। अंडर दिस फंक्शन द एचआर डिपार्टमेंट हैज टू मेक प्लान टू एक्वायर द ह्यूमन रिसोर्स एज पर द एस्टिमेट। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो है आपके ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करना है, मतलब उनको सिलेक्शन करना है। रिक्रूटमेंट आप देखते हैं ना, बहुत से बैंक नोटिफिकेशन डालते हैं, तो वही होगा आपका रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन में, रिक्रूटमेंट में लोग जो आपकी बैंक है वो नोटिफिकेशन डालती है और लोग अप्लाई करते हैं। तो रिक्रूटमेंट को देख के 10 लाख 20 लाख कितने लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उस 10 लाख या 20 लाख में से मान लीजिए बैंक को जरूरत है सिर्फ 10,000 की, तो सिर्फ 10,000 को ही वो सेलेक्ट करती है। तो 10 लाख लोगों ने रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन डाली, सिलेक्शन सिर्फ 10,000 का हुआ। तो ये डिफरेंस होता है। रिक्रूटमेंट में कंपनी एक नोटिफिकेशन देके बताती है ऑर्गेनाइजेशन की हमें इतने की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि जो एचआर डिपार्टमेंट है वो प्लान बनाता है कि हमें नए स्टाफ को या ह्यूमन रिसोर्स को कैसे एक्वायर करना है, ठीक है। और ये प्लानिंग के बाद होता है, क्योंकि प्लानिंग में आपने देख लिया कि इतने लोग हमें चाहिए, फिर कहाँ से मिलेंगे हमें, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से ही वो लोग मिल पाएंगे, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, रिक्रूटमेंट करता है टैलेंटेड इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट, मतलब बाहर से मार्केट से अपने टैलेंट को पूरा करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक उनका रिक्रूटमेंट करता है। तो अलग अलग बैंकों की बिजनेस लाइन है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट क्या काम करते हैं, जो रिच कस्टमर है ना, उनके पास पैसा बहुत सारा है, उनको ये नहीं मालूम कि पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए वेल्थ मैनेजर होते हैं। तो बैंक भी वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज देता है। अगला आपका ट्रेजरी मैनेजमेंट। ट्रेजरी मतलब बैंक अलग अलग मार्केट में, कैपिटल मार्केट, वहां पे पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो ट्रेजरी मैनेजमेंट में वो लोग होते हैं। असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। असेट मतलब बैंकों के लोन, लायबिलिटी मतलब डिपॉजिट, जैसे एफडी आरडी, इनको एक मैनेज करना होता है, क्योंकि मैनेज नहीं किया तो बैंकों को लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। सारा पैसा लोन पे दे दिया, कस्टमर एफडी ब्रेक करके बोल रहा है मेरा पैसा दो, आप उनको ये नहीं बोल सकते ना कि पैसा तो लोन पे चला गया। तो असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो अलग अलग सीट के लिए अलग अलग लोगों को हायर किया जाता है, ठीक है। तो एचआर क्या करता है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट का एक क्राइटेरिया सेट करता है और उस हिसाब से लोगों को सिलेक्शन करता है। जो एम्प्लॉय है उनको किस आधार पर सिलेक्शन दिया जाता है, नॉलेज स्किल्स एंड टैलेंट। कितना उनके अंदर नॉलेज है, उनकी स्किल्स योग्यताएं क्या है, टैलेंट कितना है, ठीक है। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल मौका दिया जाता है। द बैंक इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो सभी को इक्वल मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक कास्ट को या किसी नेशनल को, किसी सब स्पेसिफिक एज को, किसी भी आधार पे आपको किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं करना है, मैरिटल स्टेटस के या इथिक्स। तो मतलब कुल मिला के सबको इक्वल मौका दिया जाना चाहिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो पहले में तो प्लानिंग कर ली, इतने लोग चाहिए, लोग मिलेंगे कहाँ से, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से मिलेंगे। तो रिक्रूटमेंट में बैंक एक नोटिफिकेशन डालता है, सिलेक्शन में फाइनली जितने लोग जरूरी होते हैं उतनों को सेलेक्ट कर लेता है, फाइनली उनको हायर कर लेता है। बैंक अपनी अलग अलग सीट के लिए, अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए लोगों को हायर करता है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, ट्रेजरी मैनेजमेंट। नॉर्मल जो बैंकिंग है उसके लिए तो उनको चाहिए ही चाहिए, जैसे बेसिक जो आपकी ट्रेडिशनल बैंकिंग है ना वो तो चाहिए चाहिए। उसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट, ट्रेजरी और असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए भी बैंक अपने स्टाफ हायर करता है। और लोगों को जो हायर किया जाता है उनकी नॉलेज स्किल्स और टैलेंट के आधार पर किया जाता है। सभी को इक्वल मौका दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अब आपने क्या कर लिया, पहले प्लान किया था, फिर आपने उनको हायर कर लिया। अब अगले अगले स्टेप में क्या किया जाएगा, अब उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। ट्रेनिंग में आप क्या करोगे, जैसे किसी पर्सन को आपने बैंक में हायर किया, आप उसको इमीडिएटली जाके ये नहीं बोल सकते कि तुम कैश काउंटर में बैठ जाओ या इस सीट पे बैठ जाओ। उसको नहीं मालूम, भले ही कोई इंसान ने पीएचडी कर रखी, कितनी भी पढ़ाई कर रखी, पर जो प्रैक्टिकल काम है जब तक वो उसको सीखेगा नहीं तब तक उसको कहाँ से पता लगेगा, नहीं पता। तो इसीलिए जो है बैंकों में ट्रेनिंग कराई जाती है। जब भी कोई पर्सन को अपॉइंटमेंट दिया जाता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद ही जो उनको
बैंकों में या ब्रांचेस में पोस्टिंग दी जाती है। डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल आप उसको डेवलप करा रहे हो, उसकी स्किल्स को बढ़ाना है। ट्रेनिंग में तो बेसिक्स ट्रेनिंग हो गया कि कैसे काम किया जाता है, ट्रेनिंग देना। डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल, ये आपका लाइफ टाइम तक चलता रहता है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है टाइम टू टाइम, तो वही आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। सो बैंकों की बात करें तो वहां पर भी डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा आप डेवलप करोगे उतना अच्छा आप, एक तरह से अगर कोई भी बैंक अपने स्टाफ की परफॉर्मेंस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कि ट्रेनिंग में खर्चा कर लिया या स्किल्स डेवलपमेंट में कर लिया, तो उससे क्या होगा, वो एक तरह से बैंक अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वही बैंकर्स आपके बैंक का फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि आपका बैंक कहाँ पहुंचेगा। तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी बैंक अच्छा खासा इन्वेस्ट करता है। सो बैंक एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बताता है कि किस तरह से ट्रेनिंग की जानी चाहिए। द बैंक हैज़ अ यूनिक 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड। तो जनरली जो फ्रेश ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं, जिनको सब सिलेक्शन किया जाता है बैंक के द्वारा, तो उनको 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है। जैसे इंडक्शन, द प्रोसेस दैट इंट्रोड्यूस द न्यू एंट्रेंस टू द बैंक, द एम्प्लॉय ऑन बिजनेस और फंक्शन पार्ट। इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन मतलब ये बिल्कुल ही शुरुआत है, उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ये प्रोडक्ट है, इस तरह से। फिर दूसरा तरीका क्या है कि ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, किसी प्रॉपर टेक्निकल स्किल्स के लिए या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अलग से ट्रेनिंग करा दिया, ठीक है। या ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कि आप मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप लेते हैं, ब्रांच पे आपको पोस्टिंग दी जाती है और वहां पे आप काम करते हैं या किसी के अंडर आप काम करके सीखते हैं। वर्क बेस्ड असाइनमेंट इन रिस्पेक्टिव बिजनेस ऑफ फंक्शन, डूइंग ए जॉब इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। वर्क बेस्ड असाइनमेंट मतलब जैसे आपको मान लीजिए एग्रीकल्चर का कोई असाइनमेंट मिल गया या माइक्रो एसएमई का कोई असाइनमेंट मिल गया, तो एक स्पेसिफिक असाइनमेंट आपको दे दिया जाएगा। क्रॉस फंक्शनल अटैचमेंट, एक्सपीरियंस शॉर्ट स्टिंग स्पेंड इन अनदर बिजनेस और सपोर्ट बिजनेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई सपोर्ट बिजनेस है बैंक के साथ, वहां पे भी आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लिया शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये सारी चीजें बैंक आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में करता है। एक और बात, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेनिंग दी और लाइफ टाइम काम खत्म, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिस हिसाब से आपका बिजनेस में चेंजेस आता रहता है, उस हिसाब से आपको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते रहनी होती है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कराते रहना होता है, ठीक है। तो बैंक अलग अलग एरिया में अपने कस्टमर को स्टाफ को सॉरी अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देता है। बहुत सारी जो ट्रेनिंग है, जैसे कोई सेल्स की ट्रेनिंग दे दी या फिर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे दी, तो इस तरह से अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग आपके एम्प्लॉयज़ को बैंक के द्वारा, अपने एम्प्लॉयज़ को बैंक के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर, ठीक है। आपने उनको ट्रेनिंग किया, डेवलपमेंट किया, अब उनके वेलफेयर के लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बैंक इस बात पे बिलीव करता है कि हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ देयर एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज इज इंपॉर्टेंट। मतलब बैंक के जो एम्प्लॉयज है और उनकी जो फैमिली है, उनकी हेल्थ और वो सही रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं हो रही, उनकी जो मेंटल और इमोशनल जो हेल्थ है उसकी भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसीलिए जो है, बैंक हैज़ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस दैट प्रोवाइड सेफ एंड हेल्थी वर्किंग इन्वायरमेंट। तो बैंक अपनी ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाता है, ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस बनाता है, जिससे एक सेफ हेल्थी इन्वायरमेंट उसके एम्प्लॉयज़ को दिया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंक ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है बैंकों को मैंडेट दिया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, दे हैव टू स्पेंड अमाउंट 33% ऑफ नेट प्रॉफिट टुवर्ड्स स्टाफ। तो स्टाफ की जो वेलफेयर आप एक्टिविटी करा रहे हो उसके लिए कम से कम नेट प्रॉफिट का 3% हिस्सा आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है स्टाफ वेलफेयर कमेटी बनाई गई है बैंकों में, टू डिवाइस एंड एडमिनिस्टर द स्टाफ वेलफेयर। तो यहाँ पे देखा गया कि जो बैंक है अपने एम्प्लॉय की स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटी के लिए पैसे को खर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि कितना होना चाहिए। जितना भी बैंकों का नेट प्रॉफिट मतलब फाइनल प्रॉफिट, अब इसके बाद ये पैसा कहीं जाएगा नहीं, उस प्रॉफिट में सब डिविडेंड वो सब पे होगा, तो वो जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से बैंकों को 3% अपने स्टाफ वेलफेयर वाली एक्टिविटी में खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। 2015 में जब वेज सेटलमेंट हुआ था, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि एक यूनिफॉर्म मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा। इसमें क्या होगा कि ऐसे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि जो रिटायर हो गए हैं या किसी की डेथ हो गई उनके फैमिली मेंबर्स, उनको भी जो है इंश्योरेंस की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। तो 2015 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। या फिर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके बच्चों को स्कॉलरशिप वाली सुविधा देना, ठीक है। ये सब चीज़ें बैंकों ने वेलफेयर प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया। तो वही हो गया आपका आपका एम्प्लॉय वेलफेयर। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बन सकता है तो ये हो सकता है कि कितना परसेंट पैसा जनरली बैंक एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए खर्चा करते हैं। कितना पैसा बैंक अपने एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए खर्चा करते हैं।
नेक्स्ट आएगा आपका कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन में आपका सैलरी ये सब का बात इसमें किया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, द कंपनसेशन एंड वेजेस आर कवर्ड बाय द बायलैटरल एग्रीमेंट। तो हर 5-5 साल में बायलैटरल एग्रीमेंट होता है और इसको पूरा करने की जिम्मेदारी या बायलैटरल सेटलमेंट कराने की जिम्मेदारी इंडियन बैंक एसोसिएशन को दी जाती है। ठीक है, यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन एक तरह से मीडिएटर का काम करते हैं। ये बैंकों के जो यूनियन जो जनता को रिप्रेजेंट कर रही है, स्टाफ को रिप्रेजेंट कर रही है, वहां से बात करते हैं और वो चीज़ गवर्नमेंट को लेके जाते हैं। तो इस तरह से इंडियन बैंक एसोसिएशन को जिम्मेदारी दी गई है कि वो बायलैटरल सेटलमेंट या एग्रीमेंट करवाते हैं। इससे बैंकों के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी कंपनसेशन और वेज जो है डिसाइड किया जाता है। इनका जो सेटलमेंट है जनरली 5 साल में किया जाता है और इसमें अलग अलग कंपनसेशन की सुविधाएं बैंकों को दी जाती है। पब्लिक सेक्टर जो बैंक है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करते हैं। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मतलब आप जानते हैं बैंकों में कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। ठीक है, और दे आर कंस्ट्रेन बाय द यूनिफॉर्म वेज पैकेज। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि आईबीए ही सारा सेटलमेंट करता है तो हर बैंकों को चाहिए कि वो अपना पैकेज या जो वेजेस जो भी सैलरी दे रहा है वो यूनिफॉर्मली हो। ठीक है, और सो कुछ बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसा भी करते हैं कि कुछ इंसेंटिव दे दिया या कुछ रिवॉर्ड दे दिया, तो इससे क्या है कि वर्किंग कंडीशन को वो इम्प्रूव कराते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की। ऐसे अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंकों की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंकों में भी अलग अलग कैटेगरी से जो है पेमेंट या कंपनसेशन दी जाती है। एक हो गया सेल्स पर्सनल, मतलब जितने का आपने सेल्स कराया उतने का आपको कंपनसेशन मिलेगा। या फिर दूसरा होता है कि एग्जीक्यूटिव, जो डे टू डे या ओवरऑल फंक्शन देखते, तो इस तरह से कंपनसेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या मतलब है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैच किया जाता है। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है और आपके एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको उसके बीच में तालमेल बिठाया जाता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए जैसी परफॉर्मेंस चाहिए, क्या एम्प्लॉय वैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। बस वही चीज़ आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में चेक की जाती है। इट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच मैनेजर इंश्योर दैट एम्प्लॉय एक्टिविटीज एंड आउटपुट आर कन्ग्रेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो जो भी एम्प्लॉय एक्टिविटी कर रहे हैं या जो भी वो आउटपुट दे रहे हैं, मतलब जितना वो परफॉर्म कर रहे हैं वो मैच करना चाहिए। कन्ग्रेंट का मतलब मैच करना चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस हिसाब से आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उस हिसाब से एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, वो चेक करना होता है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंकों की तो वहाँ पे एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्मेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। तो एक अप्रेजल फॉर्मेट है। अप्रेजल फॉर्मेट का मतलब क्या होगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्मेट का मतलब है इसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है वो इस फॉर्मेट के थ्रू पता लगेगी। कैसे? इसमें KRA होता है। KRA मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज। जब भी आप बैंकों में काम करते हैं तो जनरली जब साल की शुरुआत होती है तो वहाँ पे आपको KRA के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी ब्रांच है, कोई भी ब्रांच, और आपको एज ए लोन ऑफिसर या क्रेडिट ऑफिसर के तौर पे प्रमोशन और ट्रांसफर मिली है। ठीक है, आपकी पोस्टिंग आई है, तो वहां पे आपके मान लीजिए 10 KRA या 20 KRA आपको मिल गए। तो 20 KRA में से एक KRA क्या होगा? एक होगा NPA, कि आप अपनी ब्रांच का NPA रिड्यूस करोगे तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगला होगा प्रॉफिट, कि आप अपनी ब्रांच का इतना प्रॉफिट करोगे तो आपको उसमें 5 मार्क्स मिलेंगे। अगला होगा सेल्स, कि आप अपने ये प्रोडक्ट बेचोगे तो इतना आपको मिलेगा। तो ऐसे करके जो जो पैरामीटर्स होते हैं, जो जो आपके काम होते हैं, आपका की परफॉर्मेंस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया, मतलब आपने आपको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है और ये आपको आपकी सीट के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। जैसे आप लोन ऑफिसर है तो आपको ये जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा कोई मान लीजिए ऑपरेशनल मैनेजर है, ठीक है, जो ब्रांच देखता है, तो उसको क्या जिम्मेदारी है कि अकाउंट ओपनिंग अगर आप इतने की करोगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, या करंट अकाउंट इतने खोलोगे, सेविंग अकाउंट इतने खोलोगे, या फिक्स डिपॉजिट इतना कराओगे। तो जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से आपका KRA डिसाइड किया जाएगा। जैसे मैनेजर या NPA वाला जो होगा, सॉरी, जो आपका लोन वाला ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी है NPA, प्रॉफिट, ठीक है, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन इतने का, हाउसिंग लोन इतने का करना, उससे उनको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जो दूसरा ऑपरेशन मैनेजर है जो ब्रांच का डे टू डे ऑपरेशन देख रहा है, उस मैनेजर का काम होगा करंट अकाउंट इतना, फिक्स डिपॉजिट इतना कराना, म्यूचुअल फंड इतना कराना, इस तरह से उसको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसी KRA के आधार पे डिसाइड किया जाएगा कि आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा भी है, ट्रांसपेरेंसी भी इसमें बहुत अच्छी है। और क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी रेटिंग देख सकते हैं कि हमने जितना परफॉर्म किया उस हिसाब से हमें रेटिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप अपने खुद HRS में जाके लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं कि हमने कितना परसेंट अचीव किया और कितना हमारा जो है मतलब हमारा कितना स्कोर या कितनी रेटिंग मिली है। तो ये काफ़ी एक अच्छा तरीका होता है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होगा आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम।
यहाँ पे एक टर्म और यूज की गई है कि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, इसको लेके क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन आया गया। तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? 360, मान लीजिए आप हैं बीच में, आपके चारों तरफ से लोग सभी के सभी आपको बता रहे हैं कि आप कैसे, ठीक है। जैसे किसी पर्सन का कैरेक्टर जानना है तो आप उसके पड़ोसी से, उसके दोस्तों से, उसके भाई रिश्तेदार सबसे पूछ रहे हैं कि ये कैसा है। तो सेम ऐसे एम्प्लॉय का 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, उसके सबऑर्डिनेट जो उसके जूनियर है, पीयर जो उसके साथी है, कस्टमर जो उनके कस्टमर जिनको वो सर्विस देते हैं, या उसके सुपीरियर यानी उनके मैनेजर या ब्रांच मैनेजर, सबसे पूछा जा रहा है कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। तो वही होता है 360 डिग्री परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में सभी से पूछ लिया जाता है, वही होगा आपका 360 डिग्री परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आपका एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, बैंकों को क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो लास्ट हमने देखा था दोस्तों परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर इस बात को इंश्योर करता है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, या जो भी आउटपुट दे रहे हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल के हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। बस वही आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। पब्लिक सेक्टर बैंकों की बात करें तो एक यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस अप्रेजल का फॉर्मेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेयर किया है, और उसमें KRA यानी बैंक अपना की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया के हिसाब से भी क्या करता है, परफॉर्मेंस को मेजर करता है, ठीक है। और इसके आधार पे आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि कैसा आपने परफॉर्म किया। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि आप HRS में लॉग इन करके देख सकते हैं कि हमने कितने का बजट अचीव किया और कितना हमें मार्क्स इसमें अलोकेट हुआ। मतलब वो कोई पर्सन या आपका ब्रांच मैनेजर को तो थोड़ा पावर होता है कि वो 5 नंबर 10 नंबर दे, पर 100 में से बहुत सारे मार्क्स जो आपके KRA के हिसाब से भी डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी अच्छा है, जिससे आसानी से आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। कई सारे टूल्स जो है प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है वो भी कई सारे अलग अलग टूल को यूज़ करते हैं, जिससे वो अपने एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है मेजर कर पाते हैं। कुछ प्राइवेट बैंकों में तो अगर आप कुछ भी काम पेंडिंग नहीं रखते ना, आपके डेस्क पे कुछ भी चीज़ पेंडिंग नहीं है, उसके भी आपको अलग से मार्क्स दिए जाते हैं। तो अलग अलग बैंकों का, प्राइवेट का, गवर्नमेंट का अलग अलग अपना हिसाब रहता है। यहाँ पे एक और बात बोली है कि एक होता है 360 डिग्री परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो 360 में क्या होता है कि आपके जूनियर, सीनियर, आपके साथी जो आप ही के रैंक के हैं, या सुपीरियर आपके कस्टमर जिनको आप सर्विस देते हैं, तो सभी से आपके बारे में पूछा जाता है आप कैसा परफॉर्म करते हैं। तो वो होता है 360 डिग्री परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम HR मैनेजर। तो HR डिपार्टमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ कि HR से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे बस यही बोला गया पूरे पैराग्राफ में कि जो HR डिपार्टमेंट है, HR का काम क्या होता है दोस्तों? HR का काम है एम्प्लॉय या स्टाफ अवेलेबल कराना। ये हमने ऊपर पे देखा था कि कितने स्टाफ, राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट टाइम, राइट प्लेस अवेलेबल कराना, वो HR का मेन काम है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी या बिल्कुल डूब जाएगी, वो डिपेंड करेगा वहाँ के एम्प्लॉयज़ पे, ठीक है। सिर्फ एम्प्लॉय पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा आपके एम्प्लॉयज़ की कितनी स्किल्स है, किस क्वालिटी के, मतलब उनका नॉलेज स्किल्स कितना है, कितने वो योग्य है। तो HR डिपार्टमेंट का एक्सपेक्टेशंस यही है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए आपको एम्प्लॉय पर डिपेंड होना पड़ता है। और HR डिपार्टमेंट या HR मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि सही नंबर लोगों का, कितने लोग चाहिए सही जगह पे किस टाइम पे, वो HR मैनेजर की जिम्मेदारी है। बस उसी को पूरा करना, वही HR डिपार्टमेंट से एक्सपेक्टेशन, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर हम आज के टाइम की बात करें, तो बैंक का मतलब ये नहीं कि लोग चाहिए और पैसा मैनेज करो, नहीं। अभी बैंक बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अभी के टाइम की बात करें तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं बैंकिंग बिजनेस में मतलब कंटिन्यू कर पाना या अपने आप को सस्टेन करना, तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि लास्ट 1 डिकेड, मतलब लास्ट 10 सालों में बैंकिंग में कितना सारा चेंज हो गया है, चेंज इन द प्रोफाइल ऑफ बैंकिंग बिजनेस ओवर ए पीरियड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कई सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं। 7-8 फैक्टर यहाँ बताए हुए, 8 है। तो कई सारे फैक्टर है जिसकी वजह से लास्ट 10 सालों में, वैसे तो चेंज पहले से हो रहा है 15-20 में, पर लास्ट 10 साल में अचानक से एक अच्छा खासा चेंज, एक्सपोनेंशियल रेट से चेंज देखने को मिल रहा है। क्या क्या चेंज है पहले वो देखते हैं। डीरेगुलेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। पहले क्या था कि बहुत सारी चीज़ों को RBI रेगुलेट करता था, लेकिन अभी जो RBI ने बैंकों को दे दिया कि अपने हिसाब से आप देखो। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ठीक है, वो सारे बैंकिंग बिजनेस में आ गए। असेट क्लासिफिकेशन को लेके जो नॉर्म्स है वो भी काफ़ी कड़े नियम है। जैसे आयरक क्लासिफिकेशन होता है ना, इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन, तो वो चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की गई है। कैपिटल एडिक्वेसी, आप जानते हैं ना बैंकों को 9% का कैपिटल मेंटेन करना होता है एज पर RBI, तो वो चीज़ भी बैंकों को माननी पड़ती है। कंप्यूटर का बहुत और IT का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल हो गई है, ग्लोबल लेवल पे भी चल रही है, उसके हिसाब से अलाइन करना होता है।
अभी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे रियल टाइम बेसिस पे हमें डिपेंडेंसी है। कस्टमर की भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, आजकल के कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, उनको सब कुछ इमीडिएट चाहिए। अगर आप उनको इमीडिएट सर्विस नहीं दोगे तो वो आपके वहाँ से खाता बंद करके किसी दूसरे बैंक, क्योंकि हज़ारों ऑप्शन आज के टाइम पे अवेलेबल है। और रिटेल सेक्टर में भी बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट है। तो इतने सारी चीज़ें बैंकों में चेंज हो गई है, ठीक है। तो अभी जो बैंक की अगर हम बात करें तो जो इन्वायरमेंट है स्टेटिक से चेंज हो चुका है, वो डायनामिक आ गया, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आ चुके हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो इसीलिए नॉलेज या ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एचआरएम का एक अलग से कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट से क्या उम्मीद लगाई जा रही है, तो एचआर से अगर हम उम्मीद की बात करें तो यहाँ पे वही है कि देखिए ये है, एचआर डिपार्टमेंट को चाहिए कि यहाँ से कि ऐसे सिचुएशन में क्विकली रिस्पॉन्स करे, मतलब सही नंबर, सही लोग, सही स्टाफ सही जगह पे सही टाइम पे अवेलेबल कराए, उनको टाइम टू टाइम डेवलप कराता रहे एचआर, उनके करियर या स्किल्स को बढ़ाता रहे, ठीक है। उनके लिए ऐसी ऐसी पॉलिसी या स्कीम लेके आए ताकि रिटेंशन बना रहे, मतलब वो लोग छोड़ के ना जाए, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं वो छोड़ के ना जाए, ठीक है। उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज को बढ़ाना, ये सब भी जो है एचआर की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आजकल का जो टाइम है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो इसी कॉम्पिटिशन के साथ अगर आपको सर्वाइवल करना है तो आपके पास मैन पावर के अंदर स्किल्स होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो यही एचआर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बैंक इतना चेंज हो रहा है तो आपको भी जो है ये सब करना पड़ेगा। ये जो ऊपर के इन्होंने 7-8 एग्जाम्पल दिए, तो इन एग्जाम्पल से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो एचआर का मेन फंक्शन है कितना ज़्यादा अनक्लियर और कितना चैलेंजिंग है, ठीक है। अगर हम एचआर डिपार्टमेंट की बात करें तो हैज़ टू अंडरटेक मैनी फंक्शन। तो एचआर डिपार्टमेंट के खुद के भी बहुत सारे काम है, टैलेंट मैनेजमेंट, सही टैलेंटेड लोगों को मैनेज करना, सक्सेशन मैनेजमेंट, जो इंपॉर्टेंट सीट होती है, तो उस सीट पे कोई पर्सन का अचानक से डेथ हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इतनी इंपॉर्टेंट सीट है, अचानक से आप किसी को नहीं बिठा सकते ना, तो पहले से आपको प्लानिंग करके चलनी होती है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट सीट है, मान लीजिए सीजीएम की सीट है, ठीक है, और डीएमडी की सीट है, तो इतनी इंपॉर्टेंट सीट पे अचानक से आप किसी को नहीं बिठा सकते, तो आपको पहले से प्लानिंग करनी होती है कि इन केस वो पर्सन का डेथ हो गया तो क्या होगा। ऐसी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉय है उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, कॉम्पिटेंसी मैपिंग देखना लोग कितने योग्य है, एचआर की ऑडिट कराना, एचआर अकाउंटिंग, एचआर अकाउंटिंग होता है कि ह्यूमन रिसोर्स पे कितना खर्चा किया जा रहा है, जो स्टाफ का ट्रेनिंग डेवलपमेंट इस सब पे कितना खर्चा किया जा रहा है, कितना पैसा खर्चा हो रहा है, वो होता है एचआर अकाउंटिंग, ठीक है। एट्रिशन मैनेजमेंट, एट्रिशन मैनेजमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको आपके साथ बने रहे, आपको छोड़ के ना जाए, उसके लिए आपको पॉलिसी ये सब बनानी होती है, ठीक है। एंड एचआर प्रोफेशनल रिक्वायर टू पोसेस न्यू स्किल्स टू हैंडल, तो इतने सारे फंक्शन एचआर को करने होते हैं। तो एचआर जो प्रोफेशन होंगे उनके अंदर भी स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो इतना सारा काम कर सके। इसके अलावा ये फंक्शन तो है ही है, इसके अलावा एचआर की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो अपने सही लोग सही जगह पे अवेलेबल कराए, उनको ट्रेनिंग दे, उनको डेवलप कराए, ठीक है। तो यही एक्सपेक्टेशन एचआर से किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ये वाला पार्ट आपका हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे हमने देखा था कि एचआर डिपार्टमेंट से उम्मीद क्या की जा रही है, एक्सपेक्टेशन। तो आजकल का टाइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही चाहिए और पैसा चाहिए और बैंक चल गया, नहीं। आजकल के टाइम पे नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट 10 सालों में बहुत ज्यादा चेंजेस बैंकों में हुआ है। जो बैंक में जो भी एक्टिविटी है उसको डीरेगुलेट किया है। पहले आरबीआई सब कुछ डिसाइड करता था, लेकिन अभी बैंकों के ऊपर छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, कई सारे बैंक जो बैंकिंग सेक्टर में आ गए, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। बैंकों को आईरेक यानी इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन, असेट क्लासिफिकेशन में क्या होगा, स्टैंडर्ड असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग में भी 3 कैटेगरी होती है, एक होता है सब स्टैंडर्ड, फिर होता है डाउटफुल, फिर होता है लॉस, ठीक है। ये ज़्यादा डिटेल हम नहीं देखेंगे, बस बेसिक की बैंकों को अपने असेट यानी लोन को क्लासीफाई करना होता है। स्टैंडर्ड वो जो टाइमली ईएमआई सब पे कर रहा हो, एनपीए मतलब 90 डेज क्रॉस हो गया और ना ईएमआई आ रही है, ना प्रिंसिपल आ रहा है, ना ही होप्स हो, तो वो नॉन परफॉर्मिंग असेट में आ जाता है। ऐसे बैंकों को अपनी कैपिटल यानी प्रॉफिट से 9% पैसा अलग से इन असेट के नाम पे रखना होता है। फिर कंप्यूटर भी आ गया, ठीक है। कस्टमर का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो इसी चक्कर में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो इन्हीं चेंजेस को ध्यान में रखते हुए एचआर को प्रोएक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। उसको सही लोग सही जगह पे अवेलेबल कराने पड़ेंगे। अपने जो भी लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें उनको करानी पड़ेगी। ये तो है ही, साथ के साथ बैंकों के एचआर को चाहिए कि वो कुछ और भी फंक्शन कराए, जैसे टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि सही टैलेंटेड लोगों को सही जगह पे अवेलेबल कराना। अगला है सक्सेशन मैनेजमेंट, कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट में कोई बैठा हुआ है, स्टाफ है, वो अचानक से रिटायर हो गया या अचानक से उसकी डेथ हो गई, बीमार पड़ गया, तो क्या होगा, उसके लिए पहले से प्लानिंग की जाती है। वो होता है आपका सक्सेशन मैनेजमेंट। ऐसी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपके एम्प्लॉय किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जो आउटपुट है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अलाइन हो रहा है नहीं हो रहा, वो चेक किया जाता है इसमें। एचआर की ऑडिट कराई जाती है। एचआर ऑडिट में ये देखा जाता है, मान लीजिए एचआर ने कुछ रिक्रूटमेंट कराया, ठीक है, किसी अपने जान पहचान वाले बंदे को या किसी रिश्तेदार को, तो
मतलब रिक्रूटमेंट नहीं देती। तो एचआर ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है। एचआर अकाउंटिंग में कितना खर्चा हो रहा है आपके स्टाफ के रख रखाव में, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, उसका हिसाब किताब एचआर अकाउंटिंग में किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एचआर को करनी होती है। तो इतने सारे काम हैंडल करने हैं, तो इसके लिए एचआर के अंदर भी खुद स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो इन सभी कामों को अच्छी तरह से कर सके। चलिए दोस्तों, ये वाला पार्ट आपका हो चुका है कंप्लीट। आने वाले टॉपिक को अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।